जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है इस समय प्राचीन इतिहास देख रहे थे। और प्राचीन इतिहास में जो है हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया है। और इस टॉपिक के बाद जो है हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, तो हम लोग जो है इसमें आज देखेंगे हम लोग आश्रम व्यवस्था। ठीक है। अगर आप जो है स्टूडेंट हैं पीसीएस के, किसी भी पीसीएस के दे रहे हो, अगर एग्जाम आप बीपीएससी के दे रहे हो, जो है आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए क्लास है। क्योंकि इतना हम लोग जो है बहुत हाई क्लास लेकर नहीं आए हैं जिसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो समझने में। या क्लास जो है थोड़ा सा जो है जो कंटेंट बेसिस जो है तो कंप्लीट है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कि इसमें भाव काल बना करके बहुत ज़्यादा कंटेंट दे करके आपको परेशान किया जाए। याद रखें कि ये जो क्लास है प्रीलिम्स के लिए है। अगर आप पीसीएस की भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो है प्रीलिम्स तो कवर हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा अलग से देखना होगा। बहुत ज़्यादा देखना नहीं है पर देखना जरूर है। ठीक है ना, जो बात है वो सच्चाई आपको बताना हमारा कर्तव्य है। तो इसमें अगर आप रेलवे की जो भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए, जो यूट्यूब पर ही चलेगा, बिल्कुल फ्री है। और हम लोग जो है ऑलरेडी जो है क्वालिफाइड है आरपीएफ की एग्जाम में। ठीक है। तो आप जो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप आकर जो है पूछ सकते हैं और डायरेक्ट जो है अपनी डाउट को जो है पूछेंगे, तो हम लोग जो है आपके सारे डाउट को जो मेरी जो टीम है वो आपको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बाकी अगर आप वनडे एग्जाम किसी भी की तैयारी करते हो तो आपके लिए जो बैच है वो सफिशियंट है। ये पढ़ने के बाद आपको जो है ज़्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो मैंने आपको जो है एनसीईआरटी की भी आपको जो क्लास करा कर रखी है, इसी चैनल पर आप जाएंगे तो आपको क्लास 6 का, 7 का, 8 का और जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। उसको करने के बाद आप जो इसको देख लीजिए, इस हिस्ट्री के जो सिलेबस को। आप जैसे ही इस हिस्ट्री को सिलेबस को कवर करेंगे, इसके बाद अगर आप कोचिंग के नोट्स भी देखेंगे, किसी भी कोचिंग के नोट्स आप उठाकर देख लीजिए और आप इसे मैच करा कर देखिए कि आपका जो है कवर हो चुका है। जरूर कवर हो चुका है। उससे बेहतर तरीका है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आइए और देखिए इसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अवश्य मिलेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और ये स्टैटिक जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जो स्टैटिक जो जीएस पढ़ा रहे हैं, वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल जो है मतलब जो तैयारी है आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी आपको पता है कि देखिए जो क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री का ही जीएस क्लास चल रहा है, फिर इसी के बाद आपको पॉलिटी मिलेगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स क्लास मिलेगी। यानी सारे क्लासेस जो है बैक टू बैक आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। तो आप इस क्लास का जो है लाभ उठाइए और उन बच्चों को शेयर करिए, उन भाइयों को शेयर करिए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। ठीक है ना, जो अभी कोचिंग लेना चाहते हैं। याद रखिए कि आप कोचिंग कोई अगर ज्वाइन भी करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो मतलब कि इस चैनल को देख लीजिए, विजिट करिए। या अगर कोचिंग आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हाईली जो है ज़्यादा पैसे वैसे वाला, तो आप इसको देख लीजिए, आपका एनसीईआरटी कवर कर लें। ठीक है ना, रियलिटी बता रहा है, एनसीईआरटी कवर कर लें और इस हमारे बैच को जो है जीएस वाला ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप जाइए, आप मुश्किल से 3 महीने के अंदर जो है अपना पूरा आपको लगेगा कि मैं तो सब पढ़ा ही हूँ, कुछ पढ़ने का जो है आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग जो है सब कुछ कवर कराते हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्तर वैदिक काल में जो है आश्रम व्यवस्था है। ये जो हम लोग की जो पूरी की पूरी जो प्राचीन जो है आश्रम व्यवस्था थी, जो आप लोग सुने होंगे, आज तो बंद हो चुका है। आश्रम व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मानसिकता में है। ठीक है। कुछ लोग इसका पालन भी करते हैं, ये नहीं है। तो इस आश्रम व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ छोटे छोटे फैक्ट उठा करके एग्जाम में डाल देते हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आश्रम व्यवस्था आपको पता है कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ केवल आश्रम है, उसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं, यही आश्रम व्यवस्था होती है। आश्रम व्यवस्था की नियमावली बहुत खतरनाक है, आप देखिए नीचे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका प्रारंभ कब होता है आश्रम व्यवस्था का, तो उत्तर वैदिक काल में ही होता है। आपको पता है कि हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में तो हुआ नहीं था। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में भी समाज शुरुआत हो रही थी, तो धीरे धीरे लोग आधुनिक हो रहे थे, शोषण भी बढ़ रहा था। फिर उसी में जो है क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल आता है, और उत्तर वैदिक काल में ये हम लोग को आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है 3 आश्रम देखने को मिलता है। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है ना। तो ये जो है 3 आश्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे कितने आश्रम होते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो ये थोड़ा आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। इसका जो है उल्लेख कहाँ मिला है, पहली बार सबूत कहाँ मिला है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है ना, उसमें इसका जो है इसका जो है उल्लेख मिला है। किसका, आश्रम व्यवस्था का। अब देखिए 4 आश्रमों को जो है पहली बार उल्लेख कब मिला है, तो जो है जवाल लोक उपनिषद में
मिला है। ये एक उपनिषद है, उपनिषद का एक भाग है, उसमें मिला है, ठीक है ना। तो ये 4 आश्रम कौन से हैं? तो ये जो है ब्रह्मचारी आश्रम है, जो है गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास है। इनको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। हालांकि आपको पता है कि जो है धर्म बड़ा चर्चा में है, तो हो सकता है कि कोई चाहकर उठे और एक क्वेश्चन इसी पर बना दे, ठीक है ना। तो आप 20 मिनट का क्लास अगर आप देख लेते हैं और आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आपने कुछ गवाया नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें जो है भावी जीवन की तैयारी के लिए जो है पठन पाठन का जो काम होता है वो किया जाता था। आज भी लोग करते हैं। पढ़ने का एज कितना है? तो 25 वर्ष 26 वर्ष तक जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज भी तो है ना, वही चल रहा है ना सिस्टम। तो क्या है, तो उस समय भी क्या एज था, तो ब्रह्मचारी आश्रम में तो आपको जो है 25 साल तक जो है शिक्षा ग्रहण करना होगा, कोई स्किल सीखना होगा, जो भी है, जो भी शिक्षा में आगे आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या शुरू होता था, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद, इसको ब्रह्मचारी आश्रम में आप कह सकते हैं, जो ब्रह्मचारी का जो पालन होता है वही कह सकते हैं। तो इसमें जो है घर से दूर रहना होता था, और इसमें जो है 25 साल तक जो है आपको जो है शिक्षा लेना है, कुछ अपना स्किल सीखना है, जो आप नेक्स्ट आने वाले जो जीवन है 25 साल 50 साल जो है जो भी है, आप उसको कैसे चलाएंगे। फिर दूसरा आता था इसके बाद से गृहस्थ आश्रम। यहाँ पर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो है शादी होगा, विवाह होगा, आप यहाँ पर विवाह संपन्न करेंगे और अपने जो है पति पत्नी जो है यहाँ पर साथ रहेंगे इस एज में। कब से कब तक? तो जो है 25 से 50 साल तक जो है यहाँ पर जो है पति पत्नी साथ रहते थे, ठीक है। यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या है, तो अर्थ की पूर्ति और काम की पूर्ति यहाँ पर जो है, तो क्या दिया गया इस अर्थ की मतलब अपनी भाई इकोनॉमिक्स अपनी जो है डेवलप करेंगे, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए काम करेंगे, तो वो बातें यहाँ पर दिया गया है गृहस्थ आश्रम। फिर इसके बाद शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि वानप्रस्थ आश्रम में जो है पति पत्नी जो होते हैं वो घर त्याग देंगे। क्या करेंगे? घर त्याग देंगे और दोनों साथ निकलेंगे। 50 से 75 तक जो पति और पत्नी दोनों साथ में निकल जाएंगे और एक साथ कहीं न कहीं रहेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद से जो है, सॉरी यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर 75 होगा। इसके बाद से क्या होता है, जो चौथा जो आश्रम होता है वो संन्यास आश्रम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मोक्ष पाने वाला समय होता है और यहाँ पर एक जो है मतलब एकाकी जीवन जीना होता है। यानी जो पति पत्नी है यहाँ पर अलग हो जाएंगे, पति अलग रहेगा, पत्नी अलग रहेगी, ठीक है ना। तो कौन सा एज है, तो 75 से लेकर के 100 तक वाला, ठीक है। तो ये 4 आश्रम है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ क्या होता है, तो पुरुषार्थ जो है 4 चीजों पर आधारित है, धर्म पर, अर्थ पर, काम पर, मोक्ष पर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये पूछ देते हैं आपको आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऋणी क्या होता है, तो मतलब आपको जो है किन के प्रति ऋणी रहना है, तो देव के प्रति जो है, देव के प्रति जो है आपको ऋणी रहना है। यानी जो देवता है, जो आपका जो इष्ट देवता है, आप जो भी मानते हो जिनको, उनके प्रति जो आपको ऋणी रहना है। अपने पिता के प्रति, जिन्होंने जो है आपको जन्म दिया है, उनके प्रति उनके जो है प्रति आपको क्या होना होगा, तो ऋणी रहना होगा। फिर ऋषि के ऋणी, जो आपको जो ऋषि मुनि जो लोग हैं, जो मतलब जो आपके क्या कहते हैं, जो आपको जो सिखाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, ऋषि मुनि जो भी होते हैं, इनके प्रति भी ऋणी रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ दिया होता है, तो इसमें जो है हम लोग विवाह के प्रकार देखें। ये सब क्या है, तो ये सब कर्म कांड है, यही सब उत्तर वैदिक का जो कर्म कांड है, तो क्या है, तो यही है जो बनाए थे सब ना उसमें पुरोहित लोग, तो उन्हीं कर्म कांडों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी में क्या है, तो विवाहों के प्रकार, तो विवाहों के भी जो है कई सारे प्रकार हैं, तो इसको भी आप देख लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे विवाह के प्रकार, तो आप एक पंडित बन जाएंगे और जाकर आप भी शादी ब्याह करा सकते हैं। तो धर्म शास्त्रों में जो है क्या किया गया था, तो जो है कुल 8 प्रकार के जो है विवाहों का उल्लेख किया गया है। इसमें से जो है इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें जो निम्न जो 4 विवाह हैं उनको समाज में मान्यता थी। उस समय में क्या था, कुछ ऐसे विवाह होते थे जिनको जो है समाज जो है मान्यता देता था। सोसाइटी होती है ना एक, तो वो क्या करती थी, तो मान्यता देती थी, लेकिन और कोई भी जो कुछ विवाह है उनको मान्यता नहीं देती थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन विवाहों को जो है समाज उस समय मान्यता देता था। पहला विवाह होता था ब्रह्म विवाह, इसे जो है उत्तम माना जाता था। इसमें क्या होता है कि जो है इसमें जो पिता है वर को चुनता है। आज भी जो है ब्रह्म विवाह आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इतनी संख्याएं कम हो रही है। इसमें पिता क्या करता है, तो अपने पुत्री के लिए जो है एक नया लड़का ढूंढता है और उससे शादी कराता है, जिसको जो है ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा होता है दैव विवाह, पिता जो है यज्ञ करवाता है और यज्ञ संपन्न करने वाले ऋषि के साथ विवाह करता था। यानी इसमें क्या होता था, पहले पहले एक यज्ञ होता था, बहुत बड़ा जो यज्ञ, यज्ञ में कुछ उसकी जो है कुछ नियमावली होती थी, उनको जो है पार करना होता था। एक तरह से आप कंपटीशन कर सकते हैं
तो जो ये यज्ञ जो होता था, उस यज्ञ में जो मतलब राजा की जो पुत्री है, जो ऋषि की पुत्री है, वो क्या करेंगे वहां पर, तो जो लोग जो है उस योग को संपन्न कर देंगे, ठीक है। या कि मतलब मान लीजिए एक तरह से कंपटीशन, मान लीजिए ना कि एक जैसे कि रेस है, आप कार चला रहे हैं, जो भी कार में जो है फर्स्ट नंबर आएगा वो मेरी बेटी से विवाह करेगा। ऐसा ही आप एज्यूम कर सकते हैं उस समय कि जो जो यज्ञ होते थे, महायज्ञ जो होते थे, बड़े बड़े यज्ञ, उस यज्ञ को जो व्यक्ति संपन्न कर देगा उसके साथ क्या होगा, उस अपनी पुत्री को विवाह कर देता था। इसको जो है दय विवाह कहते थे। तीसरा होता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, पिता क्या करेगा, तो जो वर से जो लड़का है उसे 2 जोड़ी बैल ले लेगा और अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। इसे आर्ष विवाह कहते थे, ठीक है। चौथा होता है प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें पिता जो है अपनी पुत्री का हाथ अपने वर के हाथ में देता था, यही जो है प्रजापति विवाह है, ठीक है। तो जो आज की विवाह होता है उसमें दोनों शामिल है, तो पहले पिता वर को चुनता है, फिर अपने बेटी का हाथ जो है अपने उस वर के हाथ में देता है, ठीक है ना, समझ गए चारों। अब देखिए सबसे खतरनाक बात क्या थी उस समय, खतरनाक बात उस समय भी थी जो आज हो रही है। तो जो कुछ ऐसे 4 विवाह थे जो समाज में मान नहीं थे, मतलब माने नहीं थे, समाज इसको नहीं मानता था, इसको गलत नजर से देखता था। आप ये कौन कौन से विवाह हैं। पहला विवाह है असुर विवाह। पिता कन्या का मूल्य लेकर वर से विवाह करता था। यह आज भी हरियाणा राजस्थान में होता है। अब इसमें क्या है कि जो पिता है अपने बेटी को बेच रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये असुर विवाह है। इसे जो है बहुत खतरनाक माना गया है, पहले भी और आज भी। अगर आज भी अगर कहीं हो रहा है तो आप अगर युवा पीढ़ी में है, आधुनिक में है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग मिलकर एक संघ बनाएं और संघ बना करके इसका समापन करें, ठीक है। इसके लिए जो है मुहिम चलाएं, मुद्दा उठाएं, अपने राजनेता से डिमांड करें, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसमें क्या होता था, तो जो क्योंकि भाई उस बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक स्थिति हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग कि समझिए ना, वहाँ पर कोई एथिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ पर नैतिकता खत्म हो जाती है वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ क्या क्या अत्याचार होंगे ये अकल्पनीय है, वो वही व्यक्ति उसकी पीड़ा समझ सकता है। तो असुर विवाह में क्या करते थे लोग, तो जो है जो पिता होता था अपनी बेटी को बेच देता था इस मायने में, ठीक है। और दूसरा होता था जो इसका जो है आजकल जो है क्या है, तो जो ट्रेंडिंग में है लव मैरिज। इसको भी समाज मानता नहीं था, पहले भी नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब हमसे पूछेंगे कि भाई क्या सही है, लव मैरिज सही है या वो जो क्या कहते हैं ब्रह्म विवाह सही है, तो भाई दोनों अपने अपने जगह पर सही है, ठीक है। आज के मायने में, पहले के मायने में गलत हो सकता था। तो क्या था, तो इसे गंधर्व विवाह कहते हैं लव मैरिज को, इसको समाज मानता नहीं था। तीसरा होता था राक्षस विवाह, छल कपट द्वारा स्त्री के शरीर पर नियंत्रण कर लेना। यानी कोई ऐसा जो मतलब झांसा देता है लड़की को, नहीं मतलब बहला फुसला कर जो कि हाँ मतलब जो ऐसे बहुत ऐसे लड़के हैं जो स्मार्ट है, जो थोड़ा सा है, तो लड़कियों को तुम झांसा में थोड़ा सा मतलब जो अपने स्मार्टनेस दिखा करके, तो झांसा वाला चीज़ है, वो प्यार वार नहीं है, ठीक है ना। तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। अगर कोई कर रहा है तो मत करे, ठीक है, ये राक्षस विवाह है, ठीक है। छल कपट द्वारा, याद रखेंगे आप लोग छल कपट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हालांकि आजकल यही हो रहा है, पर आप लोग नहीं करेंगे। चौथा क्या दिया था, पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि सोती हुई स्त्री के शरीर पर संबंध बना लेना। तो कुछ ऐसे भी पहले होते थे कि जैसे कि कोई स्त्री है, उसको जबरदस्ती जो है उससे शारीरिक संबंध बना लेते थे लोग, तो उससे भी जो है उसका जो विवाह फिर होता था तो उसको जो है पिशाच विवाह कहते थे। इन सारे विवाह को समाज मानता नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, उस बच्ची के साथ अन्याय है जिसके साथ ये हुआ होगा। तो समझ लीजिए हम लोग का जो भारत देश है, जो आज हम लोग देखते हैं, ये जो भूमि है जिस पर आज आप रह रहे हैं, ये बहुत चीजें देख चुका है, बहुत चीजें झेल चुका है, इसी भूमि पर जहाँ पर आप निवास कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं पंच महायज्ञ क्या होता है। पंच महायज्ञ में जो है पहला होता है ब्रह्म यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, देवताओं के लिए यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत को भगाने के लिए यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब यज्ञ है, इसे याद रखेंगे। सब क्या है, सब यही कर्म कांड है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उपनिषद देख लें। उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर जो है जो ली गई जो शिक्षा है, ठीक है, वही क्या है, तो जो है आपका उपनिषद है। इसे जो है वेदांत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य जो है वास्तु विषय क्या है, तो आत्मा एवं ब्रह्म। यहाँ पर आपको कर्मकांड देखने को नहीं मिलेगा, उपनिषद में आपको कर्मकांड देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ संस्कार जो है जो चलते आते हैं मानव जीवन में, संस्कार, ठीक है ना। तो जो अब संस्कार की जो बात करते हैं और फिर वो संस्कार क्या है, तो 16 संस्कार आपने नाम सुना होगा। तो वो 16 संस्कार क्या है, मानव जीवन में 16 संस्कार क्या है।
तो मानव जीवन में जो है कुल कितने संस्कार होते थे? तो 16 संस्कार होते थे, आज भी होते हैं। और 16 संस्कारों को पहली बार उल्लेख जो है गृह सूत्रों में आया है, ठीक है ना, याद रखेंगे एग्जाम्पल, और सॉरी यहाँ पर जो सबूत याद रखेंगे, क्योंकि भाई सबूत याद रखना जरूरी है, एविडेंस जो है। तो इसका पहली बार उल्लेख कहाँ आया है? तो गृह सूत्रों में आया है। पहला क्या है? तो गर्भधान संस्कार। इसमें क्या होता है कि जब एक महिला जब गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण मतलब स्टार्टिंग का ही जो फेज है, तो उस समय भी एक संस्कार होता है। ये सब क्या है? तो कर्मकांड है, जो पुरोहित का रोजगार है, ठीक है ना, पुरोहितों का क्या है? तो रोजगार है। आज भी ये रोजगार अपना बनाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग जॉब करना चाहते नहीं है कुछ लोग, ठीक है, तो जॉब नहीं करना है, क्योंकि पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आज अगर कोई है, अगर पुरोहित उरोहित से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल अपने आप पर जो है वो न ले, वो ठेस अगर उसको पहुंचाए तो भाई उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, जो क्योंकि पहले का जो सिस्टम जो है वो आपको जानना जरूरी है कि क्या होता था। तो गर्भधान संस्कार होता था, जब महिला जो है गर्भ धारण करती थी, तो पहला संस्कार होता था जिसे हम लोग गर्भधान संस्कार कहते हैं। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, जब गर्भ धारण के जब 3 महीने बीत गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो एक पुंसवन संस्कार होता है। और तीसरा होता है सीमांत जो है सीमांतो नयन संस्कार, जब बच्चे पर भूत प्रेत का साया न पड़े। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चा पैदा के पहले ही, फिर जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जात कर्म संस्कार होता है, जन्म लेने के बाद ही। फिर नामकरण संस्कार, आप समझते होंगे कि जब से कि बच्चा का नाम रखा जाएगा तो एक संस्कार हो जाएगा, तो ये 5वां संस्कार है। याद रखेंगे कि जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, परंतु आप इसे रटेंगे नहीं, एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप एग्जाम में कर लेंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार अपने आप से इसका नोट्स जब बनाएंगे तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि जो नोट्स है भाई अपने आप में कंप्लीट है। मैं बता एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो नोट्स है आपके लिए सफिशियंट है, कंप्लीट है। आप एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाइए, लेकिन इसका नोट्स बनाइए, ठीक है ना। ये बहुत जो है फिल्टर पेपर से छान कर आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। निष्क्रमण संस्कार, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। अन्नप्राशन संस्कार, जब बालक पहली बार खाना खाता है। और 8वां होता है चूड़ाकर्म संस्कार, जब बच्चा जो है पहली बार क्या होता है, हाँ यहाँ पर मुंडन होने पर, बच्चे का मुंडन होता है तो उसमें चूड़ा संस्कार होता है। 9वां होता है जैसे कि कान छेदने पर बच्चों को पहले कुंडल पहनाया जाता था कान में, तो ठीक है ना। याद रखेंगे ये जो सिस्टम है किसके लिए था? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए था, नीचे वैश्य और शूद्रों के लिए नहीं है, ठीक है ना। वैश्य और शूद्रों के लिए जो है इसे बाहर रखा गया है, इनका संस्कार नहीं होगा। किसका होगा? तो ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का। कौन करेगा? तो पुरोहित लोग करेंगे। कौन भेद संस्कार, कान छेदने पर। 10वां है विद्यारंभ संस्कार, जब पहली बार बच्चा शिक्षा लेने जाता है उस समय संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। 11वां होता है उपनयन संस्कार, ये क्या होता है? तो देखिए देखिए यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, ठीक है ना, जो उपनयन जो संस्कार है वो केवल किसको हो सकता है? तो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी उपनयन संस्कार किसका होगा? तो क्या कहते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय का। देखिए यहाँ तक जो संस्कार है, जो यहाँ तक जो है जो संस्कार दिए गए ये किसके लिए होगा? लगभग सभी के लिए लागू है। लेकिन ये जो संस्कार है उपनयन संस्कार, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला सिस्टम है और पढ़ने का काम किसको होगा? ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही, नीचे को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तो उपनयन संस्कार जो है केवल किसको था? तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही। ब्राह्मण के लड़के जो है 8 वर्ष के, जबकि एक छात्र के जो है क्षत्रिय के लड़के 11 वर्ष के हों तब किया जाता था। देखिए यहाँ पर भेदभाव कैसे होता था। जब एक ब्राह्मण का लड़का है तो उसका उपनयन संस्कार कब होगा? जब वो बच्चा 8 साल का होगा। उपनयन संस्कार का मतलब क्या है कि जब बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है पहली बार, यानी पुरोहित का जो बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, वो 8 वर्ष का होगा तो शिक्षा लेना शुरू कर देगा। लेकिन एक क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय का जो है जो बच्चा है, जो क्षत्रिय का बच्चा है वो कब निकलेगा शिक्षा लेने? 11 वर्ष के बाद, यानी 3 साल लेट तो ऐसे ही हो गया ना। तो ये उपनयन संस्कार होता था। तो यहीं पर जो है आपको पता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में मतभेद होता है, और फिर शुरू होता है नास्तिक संप्रदाय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है ना। एक कौन है? तो क्षत्रिय लोग ही लेकर आते हैं बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, क्योंकि गौतम बुद्ध भी एक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है ना। यह जीवन का दूसरा चरण माना जाता है। बालों को यहाँ बालकों के जो बच्चे थे ना उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर तो द्विज कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं जो है शूद्र का, सॉरी यहाँ पर दिखा दिया है कि ऋग्वैदिक काल में दिया है कि महिलाएं जो हैं शूद्र का उपनयन संस्कार भी होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएं शूद्र। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दूं कि जो ऋग्वैदिक काल है, ठीक है ना, जो ऋग्वैदिक काल है जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं
महिलाएं हैं, जो जो बच्चियां हैं, ठीक है ना, बच्चियों का, और जहाँ तक शूद्रों का भी, शूद्रों का भी क्या होता था, तो उपनयन संस्कार होता था। यानी यहाँ पर भी उपनयन संस्कार का मतलब क्या है, शिक्षा मिलना, तो यहाँ पर इनका भी संस्कार होता था। लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शोषण का समाज हो चुका था। समझ में आ रहा है आपको। 12वां होता है वेदारंभ संस्कार। जब बच्चे जब वेद का अध्ययन शुरू करते हैं तो उसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। 13वां है किसान संस्कार। जब शिक्षा पूरे होने पर जब गुरु को जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं किसान संस्कार। 14वां है समावर्धन संस्कार। ठीक है, शिक्षा पूर्ण होने पर जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे क्या कहेंगे, ये रिजल्ट है। अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है ना, उसी तरह ये रिजल्ट है। जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो है 14वां संस्कार उसमें होगा। फिर इसके बाद आपका जो है जो खुशी वाला जो दिन है विवाह संस्कार वो होगा। फिर 16वां में अंत्येष्टि संस्कार होगा। ठीक है ना, ये सारे संस्कार आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन दिया हुआ है, तो इस दर्शन आपको जो है एग्जाम में पूछ लेता है, थोड़ा इसको देख लेंगे। उपयुक्त जो भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, जो भी समझाया है, देखिए इसको समझिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझेंगे। कोई डाउट होता आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको लंबे समय तक आप इसको जहन में रख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं। दर्शन में क्या है, तो जो देखिए सांख्य जो दर्शन है किसने लिखा है, इसके संस्थापक कौन है, तो कपिल मुनि। योग को आपको पता है कि पतंजलि। न्याय जो है गौतम मुनि। वैशेषिक जो है उल्लू कनाद। उत्तर मीमांसा वाद नारायण। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी। तो याद रखेंगे सारे संस्थापक है, इसको आप लोग कंफर्म याद कर लें। बाकी जो ऊपर जो मैंने बताया उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग, अभी आपको जो एक और क्लास मिलेगी आप उसको भी देख लेंगे। तो डेली क्लास होती है, इस क्लास का मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। 7 बजे आप, सॉरी 7 बजे जो है आपको, ठीक है, 7 बजे आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की क्लास मिलेगी। ठीक है, और 8 बजे जो है आपको हिस्ट्री की जो जीएस क्लास है ये मिलेगा। फिर 9 बजे आपको जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास मिलेगी। फिर आपको 10 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास भी आपको मिलेगी। तो ये सारी क्लास का टाइम टेबल है, आप इसको याद रख लेंगे। सॉरी, तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग नेक्स्ट लेंगे। तो थैंक यू।